नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड महिला कांग्रेस का सम्मेलन जेके सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नीता डिसूजा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा गुंजन सिंह समेत कई महिला पार्टी पदाधिकारी शामिल हुई। बैठक के दौरान झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज की बैठक में कांग्रेस की महिला पदाधिकारी अपना अपना विचार रखेंगी। साथ में महिला विधेयक को लेकर भी चर्चा होगी। लोकसभा राज्यसभा में तो ये बिल पास कर दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिर्फ चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। देश किस स्थिति से गुजर रहा है, ये बात राज्य के साथ साथ देश की जनता को भी मालूम है। कांग्रेस ने महिला विधेयक बिल का समर्थन किया है, लेकिन इस बिल को बीजेपी पूरी तरह से टालने में लगी हुई है। इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने कहा कि आज की बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा होगी। राज्य में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया जाना है। उन्होंने कहा कि जहां तक महिला आरक्षण बिल की बात है, तो ये कब लागू होगा, 2030 में या 2032 में, इसका कोई पता नहीं है। आज देश जब एक बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है और संसद के अंदर में जिस आरक्षण को लेकर कांग्रेस पिछले 22 वर्षों से सतत प्रयत्नशील थी, उसे एक औपचारिक रूप में वहाँ पर ये आरक्षण का बिल पास किया गया है। कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व यह चाहता है कि जो हमारी आधी आबादी है देश की, उसको 1/3 आरक्षण का हक, ये उनका हक है और ये हक को कोई ना कोई कारण से टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, ताकि एक परिवर्तन समाज के अंदर में और जो आधी आबादी है उनको उनका अधिकार मिले। अब ये 2029 से होगा, 2000 के बाद में 32 से होगा, फिर बाद में 2000, क्योंकि इसके लिए जितनी औपचारिकता है वो सब चीज़ों का इस आरक्षण से कोई संबंध नहीं है और बेहतर होगा कि ये आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इवेंट मैनेजमेंट वावा मोदी करवाने की नया लोकसभा में क्या ज़रूरत थी? अचानक से ऐसे सत्र बुलाने के लिए जिसमें महिलाओं को 2024 में आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको 34 तक आरक्षण मिलने में मुझे लगता है कि 29 में भी नहीं पारित हो पाएगा। तो इस पे इतने सारे इफ्स एंड बट्स से इतने राइडर्स लगाए हैं, तो ये क्लियर एक बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार डर चुका है। वो डरे हुए हैं कि बढ़ती महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, वो डर रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते महिलाएं आने वाले चुनाव में 2024 में उनका सरकार नहीं बनने वाला है। तरीके से महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए एक ऐसा आरक्षण बिल लेके आए जो 2024 में हमें दिखाई नहीं देगा। वहीं सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने सोनमो प्रखंड के पंसवा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर पंसवा डैम के विस्थापितों ने सांसद को बताया कि डैम का निर्माण 1982 में शुरू हुआ था, लेकिन 40 वर्षों बाद भी कई विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अभी तक अपनी जमीन के मुआवजे से वंचित विस्थापित ग्रामीणों ने सांसद से कहा कि 40 वर्षों बाद भी उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने सांसद से मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही विस्थापितों ने डैम में डूबे क्षेत्र का फिर से सर्वे कराने की मांग रखी है और सर्वे के अनुसार मुआवजा दिलाने की मांग की। सांसद गीता कोड़ा ने मौके पर कहा कि डैम के विस्थापितों के मुआवजे की मांग को लेकर वे जल्द ही विस्थापितों के साथ जिले के डीसी से मिलेंगी और इस पर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगी। उन्होंने कहा कि वे इस बात को जानना चाहेंगे कि विस्थापितों को क्यों नहीं मुआवजा दिया गया। जब से ये बना है 175 लोग लिस्टेड हैं और उसमें से मात्र 19 लोगों को ही मुआवजा या नौकरी मिली है। उसमें से अब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन दिया है, लेकिन ना उन्हें मुआवजा मिला है, ना ही कोई सरकारी अन्य लाभ मिला है। तो इन लोगों का यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और हमें वो मुआवजा मिला। और दूसरा है कि अब तक जो है डैम कंप्लीट नहीं है, उसके कैनल जो है अब तक कंप्लीट नहीं है। हर बार टेंडर होता है, काम होता है, लेकिन वो काम ही कंप्लीट नहीं होता है और उसमें ठेकेदार की ये मलाई खा जाते हैं, मौज करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग अपना जमीन भी दे दिए हैं, ना उसमें आज खेती हो पा रही है, ना उन्हें पानी मिल पा रहा है।
तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये डैम से संबंधित ये मामला था। दूसरा समस्या है कि जो वन ग्राम है, उन वन ग्रामों को आज तक रेवेन्यू विलेज नहीं घोषित किया गया है। और दूसरा है कि जो वन पट्टा मिला है, जो वन ग्राम में रहने वाले लोगों को जो वन पट्टा भी मिला है, उस वन पट्टा में जो जाति है उसका उल्लेख नहीं होने के वजह से आज यहाँ जो वन ग्राम में रह रहे आदिवासी लोग हैं, उनको ना जाति सर्टिफिकेट मिल पा रहा है, ना ही आवासीय सर्टिफिकेट मिल पा रहा है। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में टीम प्रगति ने बाजी मार ली है, जबकि टीम परिवर्तन का सुपड़ा साफ हो गया। टीम प्रगति के सभी प्रत्याशियों ने दमदार जीत हासिल की। चाईबासा चैम्बर के चुनाव में 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कुल 390 मतदाताओं में 363 ने ही अपने मत का प्रयोग किया। टीम प्रगति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी पद के सभी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि टीम परिवर्तन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिलीप खंडेलवाल समेत सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। टीम प्रगति के उम्मीदवार मधुसूदन अग्रवाल ने परिवर्तन टीम के उम्मीदवार दिलीप खंडेलवाल को 149 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। मधुसूदन अग्रवाल को 250 मत और दिलीप खंडेलवाल को 101 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 3 किलोमीटर शिबूलाल अग्रवाल, विकास गोयल और सुनील दोदराज का चुनाव मैदान में थे। शिबूलाल अग्रवाल ने 304 मत और विकास गोयल को 259 मत मिले। उपाध्यक्ष पर दोनों निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि सुनील दोदराजका को 132 मत मिले, जो तीसरे स्थान पर हैं। सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार नीरज सेंधवार और रितेश चरानिया आमने सामने थे। उनके बीच जोरदार टक्कर रही। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्येक राउंड में एक दूसरे से आगे पीछे होते रहे। अंततः चुनाव परिणाम नीरज सेंधवार के पक्ष में रहा। नीरज सेंधवार ने अपने प्रतिद्वंदी रितेश चारनिया को 4 मतों के मामूली अंतर से पराजित किया। नीरज सेंधवार को 182 मत और रितेश चारनिया को 178 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजीव खीरवाल और जितेंद्र कुमार मध्येशिया चुनाव मैदान में थे। राजीव खीरवाल ने जितेंद्र कुमार मध्येशिया को 68 मतों के अंतर से पराजित किया। राजीव खीरवाल को 215 मत और जितेंद्र कुमार मध्येशिया को 147 मत प्राप्त हुआ। टीम प्रगति के सभी 12 उम्मीदवार कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। चुनाव में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, सभी शांतिपूर्वक कार्य हुए। इसके साथ साथ दोनों हमारे चुनाव अधिकारी जो है श्री पंकज चिरानिया जी, श्री मुकेश मोदी जी, इन्होंने भी इनका भरपूर सहयोग प्रदान किया है और इस भ्रांति को तोड़ दिया गया है कि कोई व्यक्ति विशेष चाईबासा चैम्बर का चुनाव संपन्न करा सकता है। इन युवाओं ने ये भ्रांति को तोड़ दिया। मैं बहुत इसके लिए धन्यवाद। कोषाध्यक्ष पद पर श्री राजीव खीरवाल और श्री जितेंद्र मदेशिया थे, जिसमें राजीव खीरवाल जी निर्वाचित घोषित हुए हैं। उन्हें 215 मत मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी श्री जितेंद्र मदेशिया को 147 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर श्री सुनील दोदराजका, श्री शिबूलाल अग्रवाल और विकास गोयल जी थे। श्री शिबूलाल अग्रवाल जी को सर्वाधिक मत 304 मत मिले हैं। विकास गोयल जी को 259 मत और सुनील दोदराजका जी को 131 मत मिले हैं और क्रमानुसार शिबू अग्रवाल जी और विकास गोयल जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। इधर सरायकेला जिला के सबसे भीड़भाड़ वाले लाल बिल्डिंग चौराहा के पास सरायकेला एसपी ने विशेष अभियान के तहत अचानक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पहुंचते ही एसपी ने पहले तो शराबियों और फिर अड्डेबाजों की खूब खबर ली और बाद में चेतावनी देकर छोड़ा। निरीक्षण के दौरान फोर्स के साथ पहुंचे सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सड़क किनारे खोमचे और ठेलों पर खड़े होकर शराब पी रहे मनचले की जमकर पिटाई की। एसपी के होते ही अचानक उस क्षेत्र में भगदड़ सी मच गई। करीब 3 किलोमीटर तक सरायकेला एसपी ने पैदल मार्च किया एवं खोमचे और ठेले वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा अगर दोबारा किया गया तो उन पर कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया जाएगा। वहीं कुछ मनचलों को पकड़ा भी गया है, जहां उन्हें चेतावनी दी गई है कि सभी का नाम गुंडा पंजी में दर्ज कर दिया जाएगा। जानकारी हो कि सरायकेला के नए एसपी डॉक्टर विमल कुमार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के लिए निकलते हैं। थानेदारों में भी उनके निरीक्षण को लेकर सतर्कता रहती है। ये जो है, जो भी अड्डेबाजी जो हो रही है, जिसकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि बहुत सारे जो है चौक चौराहे पे या ऐसे जगह पे जो गली है या जो मैदान है उसके सामने
कुछ यंगस्टर्स के द्वारा इस तरह की सूचना प्राप्त होती थी कि वे शाम के टाइम पे वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं और वहीं से हो सकता है कि कुछ प्लानिंग जो है आगे का जो क्राइम को लेके बनता है। इसकी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें पूरे ज़िले लेवल पे आज पूरे ज़िले के सभी थानों में ये ड्राइव चलाई गई है और इस ड्राइव में कई सारे ऐसे लड़के जो है वो जिनकी पहचान भी की गई है, जिनको कि भविष्य में गुंडा पंजी में उनका नाम दर्ज भी किया जाएगा पुलिस के द्वारा। उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई है। लगातार हो रहे हमले को लेकर कार सेवा से जुड़े ओला कर्मियों ने जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है, अन्यथा शाम ढलने के बाद सेवा बंद करने की चेतावनी दी। ओला कंपनी जमशेदपुर शहरवासियों को जरूरत के अनुसार ट्रांसपोर्टिंग की सेवा उपलब्ध कराती है, लेकिन सेवा देने वाले कंपनी के कर्मचारी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर उन्हें बुलाया जाता है और उनसे जातिया की जाती है। मारपीट व चिंतई के अलावे सेवा के बाद किराया नहीं देने जैसी घटनाएं हुआ करती है। पिछले दिनों हमला कर कार लूटने वाले को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है, बावजूद इन पर हमले थम नहीं रहे हैं। इसे लेकर ओला कर्मियों ने उपायुक्त और एसएसपी से भेंट कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। कर्मियों का कहना है कि अक्सर टाटानगर स्टेशन में वहां के टेम्पो चालकों द्वारा मारपीट की जाती है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग होने पर ही वे लोग पैसेंजर लेने जाते हैं, बावजूद उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। ऐसे में उनकी मांग है कि उनके लिए अलग स्टैंड की व्यवस्था कर सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा शाम ढलने के बाद वे लोग सेवा देना बंद कर देंगे। है कि स्टेशन पे हमारा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हमारी स्थिति एक कुत्ते से बदतर होकर के रह गई है। हमें इस तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाता है, बोल दिया जाता है यहाँ आपकी पार्किंग नहीं है, यहाँ से आप आगे चल जाइए। हम कस्टमर की बुकिंग हमें आती है, कस्टमर अंदर से पिकअप करने के लिए बोला जाता है। कोई कस्टमर प्रेग्नेंट है, कोई बीमार है, कोई अपना बूढ़ा बच्चा लेकर के है, वो बोलते हैं आप लोग अंदर आइए रिसीव करने के लिए, हमारे पास लाके जाए। अन्य कारण होते हैं जिनके के लिए गाड़ी अंदर जाती है रिसीविंग करने के लिए, लेकिन उसके दौरान वहाँ पर में उपस्थित टेम्पू चालकों को लगता है कि ये हमारा भाड़ा लेने के लिए अंदर आते हैं। उन लोग को बोला जाता है कि नहीं भैया, हम लोग की तो मोबाइल में ऑनलाइन बुकिंग आती है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उन लोग से ये बातचीत करते करते हमारे कुछ भाइयों के साथ में झड़प हो गई है, मारपीट हो गई है। उस शहर में आए दिन स्टेशन में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी यही मांग है कि सर से कि इस पर सख्त से सख्त कुछ कार्रवाई की जाए, जिसके कारण देखिए हम सब परेशान होकर के सभी ओला ड्राइवर भाई आज एक समुख होकर के एसपी ऑफिस के सामने में खड़े हैं। जो हम लोग का जो कर रहा है, हमारे ओला ड्राइवर को कतलाना हमला भी हो रहा है और हमें अगर सुरक्षा नहीं दिया गया, हमने एसपी साहब से और उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमें सुरक्षा देंगे तो हम लोग शहर में 5-7 बजे के बाद हम लोग अपना सेवा बंद कर देंगे। हम लोग सेवा नहीं दे सकते हैं, इसकी आम जनता को ही परेशानी होगा, क्योंकि हम लोग को प्रोटोकॉल में जो लिखा हुआ कि समस्या को देना है और सेवा को देना है, बट हम लोग को ना तो ओला ऑफिस से भी हम लोग कुछ मिलता है और ना हम लोग को यहाँ से सुरक्षा मिलेगा। अगर सुरक्षा नहीं मिले, हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सर हम लोग सेवा नहीं दे पाएंगे। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडीह उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब कंपनी क्वार्टर खाली नहीं करने पर बहन के घर का सारा सामान भाई अपने साथ लेता गया। इसको लेकर बहन ने सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि भाई ने उसके साथ मारपीट की और पिता को भी उसके साथ कमरे में बंद कर दिया। बताया जाता है कि वर्मा परिवार के काशीराम वर्मा टाटा स्टील कर्मी थे। 1990 में उनके पुत्र लोकनाथ को टाटा स्टील में नौकरी मिली थी, जबकि वे 2001 में रिटायर हो गए थे। कंपनी की ओर से उन्हें ओल्ड बारीडीह शंख रोड TJ39 क्वार्टर मिला था, जहां पूरा परिवार रह रहा था। 2021 में पुत्र लोकनाथ ने ESS ले लिया और अपनी नौकरी पुत्र गौरव को दिलाई। उसके बाद वे बागुनाथू में अपना मकान बनवा रहे थे। घर की छोटी बेटी प्रमिला और पिता काशीनाथ कंपनी क्वार्टर में ही रह रहे थे, लेकिन जब कंपनी द्वारा क्वार्टर खाली कर हैंडओवर करने को कहा गया तो पिता पुत्र और बहन के बीच विवाद शुरू हो गया। बहन प्रमिला का कहना था कि नए घर में उसे भी रखे तभी क्वार्टर खाली करेगी, अन्यथा वह कहाँ जाएगी, जबकि भाई का कहना था कि वह अन्यत्र घर लेकर रहे, उसका भाड़ा वह दिया करेगा, लेकिन बहन मानने को तैयार नहीं थी। वहीं भाई लोकनाथ का कहना है कि कंपनी क्वार्टर उसके नाम पर है, ESS लेने के बाद क्वार्टर कंपनी को हैंडओवर करना है, लेकिन बहन क्वार्टर खाली नहीं कर रही थी, जबकि वो उसके लिए घर का भाड़ा और शादी होने तक कुछ खर्चा देने को तैयार है, बावजूद वो जबरन क्वार्टर पर कब्जा की हुई थी। 1990 में बेटा को दिए और 2001 में हम रिटायर किया।
बेटा आया था हट जाओ खाली करो बोल के। क्या किया फिर? बहू दोनों आया था, सामान धोके दे गया पूरा, हम लोग को छोड़ दिया। मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी अपना बेटा को नौकरी दिया था लोकनाथ बोल के, और वो उसका ही में हम लोग रहते, तो वो अपना बेटा को दिया है और अब हम लोग को बोल रहे हैं कि घर खाली करो। और पहले बोला बागुन हाथों में घर बन जाएगा तो हम तुम लोग को ले जाएंगे। अब जब घर बन गया तो 1-1.5 साल से हम लोग को ले जाने के लिए आनाकानी कर रहा था, और सडनली से आज 40-50 आदमी को लेकर आके हम लोग को साथ मारपीट करके हम लोग का पूरा सामान को ले जाके कहीं बागुन हाटू नाला के पास फेंक दिया है। खाली करने के लिए बोल रहे, बताइए सर हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में पिताजी को लेके? निकलो निकलो, अपना घर भी बोले ले जाएंगे, लेके नहीं किया। प्रॉब्लम है कि क्वार्टर जमा देने का समय आ गया था, तो बात करने हम लोग गए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहा है कि खाली करेंगे नहीं, क्वार्टर से हटेंगे नहीं, अपना घर दीजिए या आपका बेटा का घर दीजिए या नौकरी दीजिए, ऐसा बोल के लोग ब्लैकमेल कितना बार किया। फिर भी हम लोग मेरा नंद को, छोटा देवर को बुलाए, बात किए, उन लोग बात भी किया कि इसको भी प्रॉब्लम है, आपको भी कहीं भी भाड़ा में रहो, 4000 भाड़ा दो, और क्या बोलता फिर ये लोग रहेगा, तो लोग बोलता नहीं हमको एग्रीमेंट का साथ चाहिए। एग्रीमेंट हम लोग फिर भी राजी हुए, फिर भी बोलता बाद में 2 दिन बाद मुकर गई कि हमको 15 लाख रुपया दो, नहीं तो क्या बोलता अपना घर दो, ऐसा बोल के। फिर ये तो बात नहीं हुआ ना, हमको क्वार्टर जमा देना, बार बार रिक्वेस्ट किया, तो थाना में गए, थाना में भी बात करवाई, वहाँ भी नहीं माना है लोग, जिसको ऑफिस भी गए, कहीं पर भी ये लोग नहीं सुन रहे, तो क्या करेंगे? मजबूरी हो के हमको सामान हटवाना, क्वार्टर जमा देना है, ये तो हमको तो फिर कंपनी हमको तो फिर केस करेगा ना, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहा है, इसका प्रॉब्लम भी समझना चाहिए ना। वहीं कुर्मी सेना टोटेमिक द्वारा आगामी 1 अक्टूबर को फुटबॉल मैदान आदित्यपुर में विशाल कर्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लोग शिरकत करेंगे। रविवार 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक आयोजित होने वाले इस विशाल कर्म महोत्सव का उद्घाटन पूर्व सांसद सुमन महतो करेंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मंत्री श्रीकांत महतो, विधायक सविता महतो, दशरथ गागराई, समीर महंती, संजीव सरदार, मंगल कालंदी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बताते चले कि इस महोत्सव की शुरुआत दिवंगत सांसद सुनील महतो द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी। ये जानकारी कुर्मी सेना टोटेमी के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव का विशेष आकर्षण बूढ़ी गाड़ी नाच, नाटवा नाच, झूमर नाच तथा पांता नाच होगा। वहीं रंजीत महतो और लिपनी महतो एंड टीम द्वारा झूमर नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कर्मा महोत्सव हम लोग जी टाउन मैदान में मनाते आ रहे थे, लेकिन जी टाउन मैदान में अभी जिम सेंटर टाटा कंपनी द्वारा खोल दिया गया, जिसके कारण हम लोग आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में इसको बृहत रूप से बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कैबिनेट मिनिस्टर चंपई सोरेन जी आ रहे हैं, और कोल्हान के जितने भी विधायक हैं सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें झारखंड संस्कृति का जो भी है नाच, पाता नाच, बूढ़ी गाड़ी नाच, इस तरह का नाच यहाँ कराया जाएगा, और इसको फर्स्ट माने प्रथम पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार, थर्ड पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और विशेष रूप इसको 2006 में सुनील महतो ने किया था, और वो भी चाहते थे जो संस्कृति गांव के गलियों में होता है वो हमारे शहर के बीच में हो। ये झारखंड हमारा है, हमारे शहरों के बीच में होना चाहिए, ये शहर भी हमारा है। सामाजिक संस्था नमिया फाउंडेशन की ओर से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। शनिवार को फाउंडेशन द्वारा सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर सोन मंडप में निःशुल्क 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अपोलो भुवनेश्वर के डायरेक्टर सहित कई प्रसिद्ध चिकित्सक अपनी सेवा दे रहे हैं। सभी को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के साथ जरूरी दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। संस्था के संस्थापक सह भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों को अपोलो जैसे अस्पताल की सेवा मुहैया कराना है जिनके लिए अपोलो एक सपना है। इस शिविर के जरिए न केवल उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी बल्कि उसके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था भी की जाएगी। आज के स्वास्थ्य जांच शिविर में कोल्हान के कमिश्नर, जुस्को के एमडी सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। क्या जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार अपोलो हॉस्पिटल जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल की पूरी टीम आई है। 2 दिनों तक यहाँ पर रहकर वो लोगों की जांच करेंगे, स्वास्थ्य जांच करेंगे। और उद्देश्य हम लोगों का ये है कि जो बड़े अस्पताल हैं देश के, जिन्हें डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, कंसल्टेशन फी 1500-2000 रुपये होती है, तो ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमारे शहर के बस्तियों में रहते हैं,
वैसे लोगों को ये उनके लिए सोचना भी संभव नहीं है कि वो यहाँ से जाकर भुवनेश्वर में अपना इलाज कर सकें। इसलिए उनकी पूरी टीम आई है और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अगर कोई गंभीर बीमारी यहाँ निकलती है तो उसका जो भी हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आयुष्मान समेत जो अन्य योजनाएं हैं, उनसे लिंक करके कैसे अपोलो अस्पताल के माध्यम से उन लोगों का इलाज कराया जा सके। और कर्मा पर्व के उपलक्ष्य में उरांव समाज संघ की ओर से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित 2 दिवसीय शहीद राम भगवान क्रिकेट फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल बंगाल टाइगर पुरुलिया की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मैच में बंगाल टाइगर पुरुलिया की टीम ने सडन डेथ के जरिए बिरसानगर जमशेदपुर की टीम को पराजित कर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों और बंगाल के पुरुलिया से आई कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता और उपविजेता टीम को झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, जिला परिषद की अध्यक्षा लक्ष्मी सोरेन और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने पुरस्कार प्रदान किया। इससे पूर्व प्रतियोगिता के फाइनल खेल का शुभारंभ मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मार कर किया। फाइनल प्रतियोगिता में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कर्मा पर्व के मौके पर आयोजित ये कार्यक्रम समाज को एकजुटता का संदेश देता है। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों में रहने वाले उरांव समाज के लोग भी आपसी मेलजोल बढ़ा सकते हैं। मंत्री ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के उम्दा खेल की सराहना की और कहा कि प्रतियोगिता में जीत हार होती रहती है। उन्होंने कहा कि आगे अपने खेल को और बेहतर करने की जरूरत है। हमें कोई भी त्योहार सबसे पहला संदेश यही देता है कि हम आपसी भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाकर रहें, समाज को एकजुट रखें। तो ये सारा संदेश इस मैदान से, इस एक कार्यक्रम के माध्यम से देने में सफल हुए हैं हमारे उरांव समाज के लोग। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग निरंतर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं और आज बहुत अच्छे खेल का, बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन, क्योंकि ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से समाज का कार्यक्रम था और मैंने इसकी जो नियम एवं शर्तें हैं उसको बारीकी से देखा। इसमें सिर्फ उरांव खिलाड़ियों को ही इसमें एंट्री थी, उरांव टीम को एंट्री थी, लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि जो 40 टीमें आई होंगी सभी में हमारे उरांव बच्चे जो हैं उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन किया होगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।